आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रपुर में विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत। हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर डाली रोशनी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बीएमसी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर किया जारी। मीडिया से किया खिताब। महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को बनाया हदफ तनकीद। कहा, रियासत और मुंबई की तरक्की वजीर आला के जरिए ही है मुमकिन। बैरिस्टर ओवैसी ने मुंबई में एक अवामी रैली से किया खिताब। मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे को मिली धमकी। आनंद दुबे ने पुलिस में की शिकायत। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबी मुहिम के जिमन में विजय संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने खिताब करते हुए हुकूमत के तरक्याती मंसूबों, शहरी सहूलियात और हुकूमत की पॉलिसीज पर रोशनी डाली। इस यात्रा में अवाम और पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। या मुंबईच्या निवडणुकीत आम्हाला सुरक्षित मुंबई देखील तयार करायची आहे। या मुंबईमध्ये शिरलेले बांगलादेशी गेले 6-8 महिने सातत्याने मागे लागून अनेक बांगलादेशी आम्ही वापस पाठवले, पण पुढच्या काळामध्ये एक एक मुंबईतला बांगलादेशी या बंगालमधनं आलेला, त्या बंगालच्या रस्त्याने, त्या ममता दीदीच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आलेला एक एक बांगलादेशी शोधून काढू आणि त्याला बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्याचं काम आणि सुरक्षित करण्याचं काम हे या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। एक सुरक्षित वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी इंतखाबात के जिमन में मुंबई में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की पहली रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई में मराठी हिंदू मेयर को यकीनी बनाया जाएगा। महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। या मुंबईच्या निवडणुकीत आम्हाला सुरक्षित मुंबई देखील तयार करायची आहे। या मुंबईमध्ये शिरलेले बांगलादेशी गेले 6-8 महिने सातत्याने मागे लागून अनेक बांगलादेशी आम्ही वापस पाठवले, पण पुढच्या काळामध्ये एक एक मुंबईतला बांगलादेशी या बंगालमधनं आलेला, त्या बंगालच्या रस्त्याने, त्या ममता दीदीच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी आलेला एक एक बांगलादेशी शोधून काढू आणि त्याला बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्याचं काम आणि सुरक्षित करण्याचं काम हे या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। एक सुरक्षित मुंबई। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने आज बीएमसी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मंशूर को वचननामा का नाम दिया गया। इस मौके पर दोनों ने मीडिया से बात की। शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा मिळून एक संयुक्त
जाहीरनामा इथे प्रकाशित आज तुमच्यासमोर करत आहोत. मला असं वाटतं आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी त्या दिवशी या जाहीरनाम्यामध्ये वचननाम्यामध्ये या काय गोष्टी आहेत हे मला असं वाटतं आपल्या समोर त्या दिवशी सांगितलेल्या आहेतच. त्याच्यामुळे आता त्याच्यावरती परत किती चर्चा करायची हे मला असं वाटतं आपण त्या गोष्टींचा विचार करावा. मी डोमकावळे एवढ्यासाठी म्हणालो, जे मराठी होणार हिंदू होणार म्हणतायत ते शिवसेनेतलेच बरेचसे गद्दार तिकडे गेले होते. ते कोण आहेत धर्माने? ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलं ते धर्माने कोण आहेत? मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार. आतापर्यंत हा मराठीच शिवसेनेने महापौर केलेला आहे. पण भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाया. कहा कि उनके मंशूर को अवाम मुस्तरद कर देंगे. उन्होंने मजीद कहा कि रियासत और मुंबई की तरक्की वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के जरिए ही मुमकिन है. वो घोषणा पत्र जो ठाकरे जी का है ना, उसको लेकर लोग अरबी समुद्र में फेंक देंगे. पुण्यामध्ये सर वो कोई काम का नहीं है. डेवलपमेंट का और ठाकरे परिवार का, डेवलपमेंट का और उद्धव ठाकरे जी का कोई संबंध नहीं. डेवलपमेंट उनको समझता भी नहीं है. डेवलपमेंट की बात उन्होंने कभी की है? भावनात्मक चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव कभी जीते हैं. 40 साल से 25 साल से महानगर पालिका में बैठे हैं. कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं है. डेवलपमेंट का नाम देवेंद्र फडणवीस है. देवेंद्र फडणवीस जी का नाम डेवलपमेंट है. अजीत दादा को मैं बहुत सलाह देने वाला इतना बड़ा व्यक्ति भी नहीं, लेकिन हमारी जो समन्वय समिति की बैठक हुई थी उसमें ठहरा था कि हमारे बड़े नेताओं ने, आला कमान ने और हमारे मंत्रियों ने जिले में जाकर या प्रदेश में जाकर कहीं भी आपस में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है. मैत्रीपूर्ण लड़ना है, ठीक है, लेकिन मित्रों के साथ भाषण देते वक्त या मित्रों के खिलाफ भाषण देते वक्त थोड़ी हमारे बीच में कोई भी दरार नहीं गिरनी चाहिए. ये बात तय की गई थी. उसके बावजूद भी अजीत दादा ने जो प्रकार शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि बीसीसीआई के एक फैसले का खैर मकदम करने के बाद उन्हें बांग्लादेश से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं. आनंद दुबे ने कहा कि रात तकरीबन 10:30 बजे उन्हें व्हाट्सएप के जरिए कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्हें मारने और संगीन नतायज की धमकियां दी गई. उन्होंने कहा कि वो इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा चुके हैं और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज भी किया है और तहकीकात जारी है. देखिए, ऐसा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं. हम बचपन से अपने देश को प्यार करते हैं. माँ भारती के सम्मान में, पूजन में, याचना में अपने अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे. जिस प्रकार आपने देखा कि केकेआर टीम में बांग्लादेश का एक प्लेयर रहमान 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया और उसके खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठाई, साधु संतों ने आवाज़ उठाई, नेताओं ने उठाई और बीसीसीआई ने हमारा सम्मान करते हुए उस रहमान क्रिकेटर को केकेआर टीम से निकालने का आदेश दिया. तो हम सब बहुत खुश थे, हम सब स्वागत कर रहे थे बीसीसीआई का. उसी दरमियान रात को 10:30 बजे बांग्लादेश के व्हाट्सएप से कॉल आता है कि आनंद दुबे तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे देश को खत्म कर देंगे, तुम्हारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे. ये वो बहुत सारी बातें हुई. तो मैंने पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से बातचीत की, पुलिस को अपनी एनसी दर्ज कराई और पुलिस ने पूरा विश्वास दिया है कि हम आपकी इस पूरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे. लेकिन अब आप सोचिए कि बांग्लादेश में अगर वहाँ के लोग यहाँ के आनंद दुबे को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं तो सोचिए जो हिंदू वहाँ होंगे उनकी क्या स्थिति होगी. इसका अंदाजा शिवसेना यूबीटी एमएनएस और एनसीपी एसपी ने आइंदा बीएमसी इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है. इस मौके पर कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब सूरत हाल पर सवाल उठाया. कहा कि उनका मंशूर लोगों का मंशूर होना चाहिए. मुंबई में क्या सवाल है? मुंबई में ये जो रेलवे है, स्वर्ण रेलवे, सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, रेलवे मंत्रालय के ऊपर जबरदस्ती करके दबाव लाके वो उसका मॉडर्नाइजेशन और उसका एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है. वो करना, उसके लिए आग्रह करना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, मुंबई में बसेस दिखाई नहीं देती. कहाँ गई बसेस? लोग कैसे आएंगे जाएंगे? पहले बस स्टॉप पे खड़े रहने के बाद 5-5 बजे खड़ी रहती थी. आज एक बस के लिए लोगों को 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है. ये बसेस फिर चालू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहना बहुत जरूरी है. यातायात बहुत
सीधी सीधे गरीबों की भी कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। मुंबई में घरों का सवाल बहुत बड़ा पेचीदा है। ये घर खाली अमीरों के घर बन रहे हैं, गरीब जहाँ रहता है वहाँ की रीडेवलपमेंट करते वक्त वहीं उनको घर मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने लेना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तीसरी बात ऐसी है कि मुंबई में जो स्कूल्स थे वो गरीब बच्चे वहाँ जाते। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने के अमेरिकी इक़दाम का हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की। ओवैसी ने कहा कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे मुल्क के सदर को पकड़ने के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टर माइंड को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकती। मुंबई में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि आज हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफवाज वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमेरिका ले गई। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में एक बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अमरावती में मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के लव जिहाद रिमार्क पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि चीन जंग को रुकवाने का दावा कर रहा है लेकिन वो इस पर बात नहीं करते। नहीं, हम बोल रहे ना, कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। एक खामखा जिसपे कुछ है ही नहीं, कुछ भी मुद्दा ही नहीं है, वो आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुकाए, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के लीडर अमीन पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की बेहतर सर्विस के लिए एक एक्शन प्लान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस मंसूबे के तहत मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और ट्रांसपोर्ट के मेयार में बेहतरी लाने पर जोर दिया गया। पिछले दिनों में हमने देखा है कि मुंबई से बीएसटी की बस गायब हो रही है, ऐसा लग रहा है कि किडनैप हो रही है। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई की बीएसटी की बसों को बंद करने का, डेपो को प्राइवेटाइज करने का, लोगों को जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उनको निकाल के कॉन्ट्रैक्ट पर देने का काम किया है। हमने 9 पॉइंट हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू दिया है। हमारे जो भी सब नगर सेवक जो जीत के जाएंगे उसका पहला काम होगा पोल्यूशन कंट्रोल करना, दूसरा काम होगा कि बीएसटी की बसों को बढ़ाना, और ये जो प्राइवेट बस चल रही है जिससे 50, 100, 150, 200, 250 रुपया लेकर के लोगों को मुंबई कर को लूटने का काम होता है, लूटने का काम बंद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी।
आपने देखा है कि तकरीबन 6,000-7,000 बस हुआ करती थी, आज 600 बस है टोटल। कुछ हजार 1,500 बसें हैं, सब प्राइवेटाइज होने का काम है। और एक दिन जो प्राइवेट बस चलती है वो बंबई की सड़कों से खुल जाएंगी, बीएसटी बंद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगा के, प्रीपेड मीटर लगा के लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम ये हो रहा है बीएसटी के अंदर, उसको बंद करने का काम करेंगे। हमारी मांग। कांग्रेस लीडर सचिन सावंत ने कहा कि मुंबई कांग्रेस की जानिब से मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए एक एक्शन प्लान जारी किया गया है। इस मंसूबे का मकसद आवाम को सहूलियात फराहम करना और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मुअस्सर बनाना है। See, you need to understand that Mumbai is an international city, and BST as well as local trains are the bloodlines of Mumbai, without which it cannot run. So there has been a proper strategy from the Mahayuti government to dismantle this BST bus, which is basically a transport system meant for common people. And over here, we definitely today use this particular platform to expose the Mahayuti government's corruption also. Because there is one private bus service which is going on. 4,600 buses are basically allowed to run on BST on Mumbai streets without any permission. How these particular buses are being run? That question we are asking to the Mahayuti government. The CM and DCM must answer to this. शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार दिनेश जाधव ने किरत सोमिया और उनके फर्जंद नील सोमिया के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। दिनेश जाधव ने कहा कि किरत सोमिया और नील सोमिया आम लोगों के खिलाफ हैं। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार ने कहा कि उनका मुकाबला किरत सोमिया के फर्जंद नील सोमिया से है, ताहम उन्हें नहीं लगता कि मुकाबला सख्त होगा। शिवसेना लीडर ने कहा कि मैं सच्चा शिवसैनिक हूं और मैं लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मुझे लगता है कांटे की टक्कर होगी। मैं बाला साहब का सैनिक हूं। मैंने मेरे दिमाग से, मैंने मेरे हृदय से एक सोचा है कि नील सोमैया को हद पार करने के लिए, जिस तरह से नील सोमैया और उसके पिताजी किरीट सोमैया जिस तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, बाजी वाले रहने दो, फेरी वाले रहने दो, उनको तकलीफ दे रहे, मराठी आदमी को तकलीफ दे रहे, तो मैंने सोचा है कि उसको हद पार कर देंगे। नहीं, मुझे धमकी देने की उनकी ताकत नहीं है उतनी। आपके मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने, नील सोमैया ने खुद के 4 फॉर्म भरे थे। मैंने उनको पूछा भी, अरे नील भाई इतना 4 फॉर्म भरने की जरूरत क्या है? बोला अरे यार शेर, मेरे सामने शेर खड़ा है, तो इसलिए थोड़ा से मैं प्रिकॉशन ली। पुणे में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए तेजी आई है। वार्ड नंबर 19 कोनवा कौसरबाग पुणे का एक अहम मुस्लिम अक्सरियती इलाका समझा जाता है और इस हलके में मुस्लिम वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा होने की वजह से तमाम सियासी जमातें यहां अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही हैं। वार्ड 19 कोनवा कौसरबाग से कांग्रेस ने काशिफ सैयद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार काशिफ सैयद ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कोनवा कौसरबाग में कई एक मसाइल हैं। इस वार्ड में बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जाता है। काशिफ सैयद ने कहा कि अवाम उन्हें खिदमत का मौका फराहम करेंगे तो वो डिवीजन के बुनियादी मसाइल को हल करने को तरजीह देंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। नाज़रीन आदाब, जैसे जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करीब आते, तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रभाग क्रमांक 19 कोंडवा कौसरबाग की सियासत और भी दिलचस्प बनती जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 19 कोंडवा कौसरबाग के उम्मीदवार काशिफ सैयद साहब, जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी काशिफ साहब, आपका इस्तेकबाल है मुझसे चैनल में, बताइए किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे कोंडवा में तो बहुत से मुद्दे हैं। मैं डेवलपमेंट की बात करूँगा। कोंडवा के अंदर 0 डेवलपमेंट हुआ है। रोड, पानी, कचरा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी पूरी नहीं करी गई है वहाँ पे, और सिर्फ धर्म के नाम पे वहाँ पे वोट मांगा गया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है, और जब काम नहीं हुआ, लोग काम नहीं कर सके, तो आज जो है, जो बीजेपी समर्थक पार्टियां हैं, जैसे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार जो पहले से उनके साथ थी, और अब शरद पवार साहब की पार्टी भी जो उनके साथ में जा चुकी है, और लोगों को पता है कि अब घड़ी से जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं, जो एमएलए और एमपी के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें घड़ी को वोट नहीं मिला, तो अभी यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने तुतारी लोग का लोगो जो है वो अख्तियार कर लिया है अपने पास, वो उस लोगों से लड़ रहे हैं।
और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो घड़ी जो है वो बीजेपी के साथ गई है, तुतारी बीजेपी के साथ नहीं गई है, तुतारी भी बीजेपी के साथ में ही गई हुई है। और ये लोगों को समझना होगा कि जब ये लोग इलेक्शन के पहले आपको गुमराह कर रहे हैं तो इलेक्शन के बाद कितना गुमराह करेंगे। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि आप खुद भी तुतारी में थे, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आपने, और कांग्रेस ने ही आपको प्रभाग क्रमांक 19 का उम्मीदवार बनाया है, उसके ऊपर क्या? देखिए, तुतारी में था, मैं तुतारी छोड़ने की वजह यही थी कि क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रही थी। जो हम लोग एक सेकुलर सोच के लोग हैं, हमारे एरिया में सेकुलर सोच के लोग रहते हैं, हम बिल्कुल भी कट्टरपंथियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो देखते हुए जो है हमारी विचारधारा और तुतारी की विचारधारा पूरी तरह से अलग हो चुकी थी उनको बीजेपी के अलायंस में जाने के बाद। तो इसके लिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ के एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस का रुख अख्तियार किया। कोंडवा कोसरबा की जो प्रभाग है आपका, ये बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और यहाँ पर किस तरह से मुसलमानों को आप बताएंगे कि कांग्रेस ही वही पार्टी है कि उनका सही प्रतिनिधित्व कांग्रेस करेगी? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है कोंडवा प्रभाग 19 जो है। तो मैं यहाँ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे पहले नगर सेवक रहे हैं, दूसरी अगर आप मनसे के नगर सेवक को देखेंगे तो उन्होंने जो है यहाँ के मुसलमानों को काफ़ी परेशान किया था। आप मस्जिद के भोंगे से लेकर जो है मस्जिद के बीजेपी के, फिर आप देखेंगे तो लोग जैसे संग्राम जगताप है, उन्होंने यहाँ तक भी बोला था कि मस्जिदों से निकाल के इनको मस्जिदों के अंदर घुस के इनको मारा जाए। फिर भी अजीत पवार साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मनसे का मैं आपको बता रहा था अभी, तो मनसे ने भोंगे निकालने के लिए एक बड़ा आंदोलन लिया था। उनके जो मुखिया है माननीय राज साहब ठाकरे, उन्होंने एक बड़ी रैली में अनाउंसमेंट किया था कि ये भोंगे निकालना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ के मुसलमानों को, और मुसलमानों को ही नहीं, जो दूसरे धर्म जाति के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को आप वोट ना दें जो कि समाज में जो है एक दूरियां पैदा करते हैं दो धर्मों के बीच में। आप देखेंगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी आजकल जो है टारगेट किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी और मनसे द्वारा। तो मैं हर धर्म हर जाति के लोग को बोलूँगा कि आप एक सेकुलर सोच रखने वाले लीडर को ही आगे बढ़ाएं, उनको ही वोट करें, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने जो दिग्गज है, मनसे के हो या तुतारी के हो, ये दोनों पूर्व नगर सेवक के साबिक कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, और आप इस मुकाबले को आप कैसा देखते हैं? देखिए, नगर सेवक रहने से जो है ये कोई कंपटीशन कोई उनकी तरफ स्ट्रांग नहीं हो जाता है। नगर सेवक रह के उन्होंने काम क्या किया, आप दोनों भी नगर सेवक को देख लीजिए, उन्होंने काम क्या किया है। एक बोलते मैंने बनाया, दूसरा बोलता मैंने भी बनाया। जलगांव वार्ड नंबर 6 में आज इंतखाबी रैली निकाली गई। इस मौके पर जलगांव में शरद पवार ग्रुप के 3 उम्मीदवारों ने रैली निकाली। किरण राजपूत ने इस मौके पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साबिक में बीजेपी के कारपोरेटर ने वार्ड 6 में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। उन्होंने तरक्की के लिए उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। महाराष्ट्र के भिवंडी नारपोली के भंडारी चौक वार्ड नंबर 20 में कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिसकी वजह से बास कारकुन जख्मी भी हुए। और इस वाकये की इतला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी मुदाखिलत के जरिए दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर किया। पुणे की अंबेगांव पुलिस ने इंतखाबात के दौरान मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों और लोगों को धमकियां देने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पूरे गांव में परेड भी करवाई है। पुलिस ने कहा है कि इलाके में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश में एक नौजवान ने मुंबई की लोकल ट्रेन में स्टंट करते हुए अपनी जान खतरे में डाल दी है। चलती ट्रेन से लटकते हुए इस स्टंट की वीडियो ने हलचल मचा दी। वीडियो के वायरल होते ही आरपीएफ हरकत में आई और तहकीकात शुरू की। पुलिस ने अपनी तहकीकात के जरिए नौजवान की शिनाख्त की। उसके बाद आरपीएफ की टीम ने नौजवान को मस्जिद बंदर इलाके से हिरासत में लिया। दौरान तहकीक उसने एतराफ किया कि वो सोशल मीडिया पर मशहूर होना चाहता था और इसलिए उसने ये खतरनाक स्टंट अंजाम दिया। जबकि नौजवान
नौजवान ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकतें ना करने का भी वादा किया। आरपीएफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं लोकल लेवल में स्टैंड कर रहा था और लटक करके और मुझे डक्का रोड में किया था, मैं वो डाला और वो आरपी ऑफिस में लाया है। कोई आगे से ऐसा करना मत भाई। महाराष्ट्र धोले जिले के पिंपलनर शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहर के एक मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। मंदिर में रखे गए एक अतिया बॉक्स को ही चोरी कर लिया गया। ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अवाम ने शहर में बढ़ते चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस से मुतालबा किया। मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में भी आज सुबह घना कोहरा देखा गया। ये तस्वीरें मरीन ड्राइव इलाके की हैं। शहर के साहिल इलाके में खूबसूरत और पुरसुकून मौसम देखने को मिला। साहिल के किनारे हल्की धुंध और समंदर की मौजें मंजर को मजीद दिलकश बना रही थी, जिससे शहरियों और सयाहों ने फितरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाया। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी हवा और हल्की धुंध के बाइस दर्जे हरारत मोतदल रहा और लोग सुबह की सैरो वर्जिश के लिए साहिल पर आए। महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले दिनों में भी मुंबई में मौसम खुशगवार और हल्की धुंध के साथ रहने की तवक्को है, जो शहर के साहिली माहौल को खुशगवार बनाएगा। आम आदमी पार्टी मुंबई की सदर प्रीति शर्मा मेनन ने कहा है कि बीएमसी इंतखाबात में हमारे 63 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी क़ियादत के कई रहनुमा मुंबई का दौरा करेंगे, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर आतिशी ने हाल ही में दौरा किया था। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया हमारे कारकुनों को तरबियत देने और अपने उम्मीदवारों को रहनुमाई फराहम करने के लिए मुंबई पहुंचे। इसके अलावा गुजरात, पंजाब और गोवा के कई MLAs के साथ भी आएंगे। प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि हमारे बुनियादी मसाइल बिजली, पानी, सेहत और तालीम है। ये वो मसाइल हैं जिन पर हम सियासत करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी मुंबई में 2014 के बाद कोई हमने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने जमीन पे बहुत सेवा की है। अपने अपने वार्ड में उन्होंने काम किए हैं, लोगों के सफाई करवाई है, टॉयलेट्स बनवाए हैं, बहुत मेहनत की है बिना किसी सत्ता में हुए। तो वो कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे हैं, उन्होंने ये चुनाव लड़ना है। हमारे 63 कैंडिडेट हैं मुंबई में और सारे कैंडिडेट्स ने अपनी वार्ड में बहुत काम किया है। उनका बॉडी ऑफ वर्क है, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि उनको प्रतिसाद जरूर मिलेगा जनता का। और आम आदमी पार्टी के एक नेता संजय सिंह पूरी पार्लियामेंट को हिला के रखते हैं। वैसे मुझे यकीन है कि हमारे कुछ नगर सेवक भी बीएमसी में जाएंगे तो बीएमसी के सारे काम करने की व्यवस्था को बदल डालेंगे। नेशनल लीडरशिप से काफी नेता आएंगे। आपने देखा हाल ही में आतिशी आई हैं, आज मनीष सिसोदिया आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को समर्थन प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत सारे नेता हमारे आने वाले हैं। गुजरात के, गोवा के, पंजाब के MLAs भी आएंगे। तो कुछ दिनों में, जैसे आप देख रहे हैं, अभी चुनाव का एक्चुअल प्रचार कार्यक्रम अभी ही शुरू हुआ है, जब नॉमिनेशन की विड्रॉल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।